वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है साइकोलॉजी और सूचना तकनीकी के, हम आज 15 क्वेश्चन को पूरे डिटेल से यहाँ देखने वाले हैं। इससे पहले ये जो टेस्ट यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं उसे लाइव कर दिया गया है विस्तृति.com की वेबसाइट पर। आप जाकर पहले वहां पर मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर एक बार इसका डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आज की शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये जो क्वेश्चन है 2015 वीक में पूछा गया था। इसमें सिंपल सा आंसर ये था, जो शारीरिक विकास होता है उसका संबंध का जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित होता है, तो स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन ये इससे संबंधित नहीं है शारीरिक विकास से, क्योंकि ये जो संबंध है ये मानसिक विकास से संबंधित है। जो शारीरिक विकास से संबंधित क्षेत्र वह कौन सा है, स्नायु मंडल। नेक्स्ट बात करें, वे विद्यार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। यह क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था। निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास और नैपुणिकता अभिविन्यास या निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसमें जो एज इट इज पूछा गया था, वे विद्यार्थी जो संबंध ज्ञान, किसी भी ज्ञान से संबंधित और शैक्षणिक दक्षता की प्राप्ति के लिए जो हार्दिक इच्छा प्रकट रखते हैं या फिर करते हैं, वह क्या करना चाहते हैं, निष्पादन करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, निष्पादन उपागम। इसका जो सही आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट बात करें, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। एग्जाम में हम हमेशा जल्दी में रहते हैं और क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ने हैं। आपको एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें क्या पूछा गया है उसके बाद ऑप्शन की तरफ आपको बढ़ना है। इसमें वो पूछा गया है कि विद्यार्थियों की जो अधिगम, यानी अधिगम क्या है, सीखना, और बालक को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए किस प्रकार की युक्ति आप क्या नहीं करेंगे, उपयोग में नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमें छांटना है जो हमें उपयोग में नहीं करनी है। सबसे पहले छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित हो। प्रतिस्पर्धा यानी कि उनमें जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वह स्वस्थ होनी चाहिए, उनके मन भेद नहीं होने चाहिए कि इससे मैं आगे निकलूं। उनमें अंदर जो कंपटीशन की भावना होती है वो बिल्कुल एक हेल्थी होनी चाहिए, यानी कि स्वस्थ होनी चाहिए। ये ऑप्शन, ऐसा प्रयास हम अभिप्रेरित करने के लिए करेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उन्हें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, यदि आप किसी बालक की अत्यधिक प्रशंसा कर देते हैं तो वह ये एक अभिप्रेरित करने का उचित तरीका नहीं है। किसी भी बालक की प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा करने पर वह ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और वह पढ़ाई से पिछड़ जाएगा। तो ये क्रिया हम नहीं करेंगे। गतिविधि आधारित अधिगम विद्यार्थियों का उपयोग करना, और जो अपन सिखाने के लिए जो नए नए तरीके यूज करते हैं गतिविधि आधारित, वो उसका प्रयोग करने से भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। इसमें जो युक्ति हम यूज नहीं करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट बात करें, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु की पसंद नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय देती है, जिसे किसी प्रदर्शित क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति के अंगीभूत क्षमता जो विशिष्ट प्रकार की होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, अभिवृत्ति क्या है, एक भावनात्मक प्रवृत्ति है और इनका जो अनुभव से संगठित एक मनोवैज्ञानिक वस्तु है, जिससे व्यक्ति कोई चीज पसंद करता है या फिर उसे नापसंद करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस डैश सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बार इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शामिल किया है हम या स्व, दूसरा है व्यक्तिगत अचेतना, तीसरा है सामूहिक अचेतन, जो कि प्रश्न में पूछा गया था कि यूंग द्वारा व्यक्तित्व संरचना के कौन से भाग को दिया गया है, तो सामूहिक अचेतन को बताया गया है। यहाँ पर हमने देखी कि इससे संबंधित सामान्य चर्चा, सामूहिक अचेतन की बात कौन करता है, तो आपको ध्यान में रखना है यूंग किसकी बात करता है, सामूहिक अचेतन की, जबकि फ्राइड किसकी बात करता है, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन मन की। एडलर, इन्होंने क्या दिया है, कमेंट करके बताइए मुझे, और सलीवन। तो सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया, यूंग ने, और इन्होंने बाद में 1912 में अलग होकर कौन से संप्रदाय की स्थापना की, तो विश्लेषी साइकोलॉजी। नेक्स्ट बात करें, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की क्षमता, रुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है
कालानुक्रम आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे की IQ क्या होगी। तो इसे चर्चा करने से पहले हम एक बार मानसिक आयु की प्रत्यय को पूरा समझ लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन जो बुद्धि का परीक्षण की माप की बात की जाती है तो सर्वप्रथम जो बुद्धि का परीक्षण शुरुआत की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। और इस विश्व युद्ध में क्या हुआ था, सेना में अचानक भर्ती करनी पड़ गई और उस वजह से ऐसा कुछ परीक्षण तैयार किया गया कि हम किस आधार पर सेना में लोगों को भर्ती करें। तो इसके लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, 1914 में। और बात करें हम इसमें किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण सम्मिलित है, जो इसमें 2 प्रकार से बुद्धि परीक्षण किया गया, जिसमें जो इंग्लिश को जानते थे उनके लिए माना गया था अल्फा, यानी कि आर्मी अल्फा सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया गया था। और जो व्यक्ति अनपढ़ थे, जो अंग्रेजी को नहीं जानते थे, उनके लिए कौन सा परीक्षण किया गया, आर्मी बीटा सामूहिक परीक्षण। यानी कि सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण की बात की जाती है वह कहाँ की जाती है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रत्यय सामने आया। और हमारे भारत में सबसे पहले कब मानी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है 1922 में सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था वह लाहौर के प्राचार्य डॉक्टर C.H. राइस। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया था कि भारत में कब बुद्धि परीक्षण का विकास करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर D.H. राइस को जाता है। और इन्होंने क्या किया था, जो बीने की मापनी है उसको भारत के अनुकूल किया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। जो बुद्धि लब्धि का सूत्र माना जाता है, तो बुद्धि लब्धि का आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या है, वास्तविक आयु क्या है। सबसे पहले बात करें मानसिक आयु क्या है, यानी कि अपन मानते हैं कि एक कोई बच्चा है जो क्या है 5 साल का है, लेकिन वह क्या करता है, वो जो गणनाएं है या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम सोल्व है वो 10 वर्ष के बालक के जैसे कर सकता है। तो उसकी जो मानसिक आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। और वास्तविक आयु क्या है, 5 वर्ष। इस फॉर्मूले में हम रखते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार का, यानी कि मानसिक आयु उसकी कितनी है 10 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु कितनी है 5 वर्ष, और इंटू करना है आपको 100 से, तो ये 200 यानी 200। और इस सारणी में हमको देखना है कि बच्चा किस श्रेणी में आ रहा है, यानी कि 200 आ रही है उसकी बुद्धि लब्धि, यानी 140 से अधिक, यानी कि वह क्या है, प्रतिभाशाली। ये जो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की सारणी है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत प्रकार की सारणियां अवेलेबल हैं, तो आपको माननी यही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो रखना है याद करने का तरीका, यानी कि 90 से 110 या फिर 109, इसको सामान्य बुद्धि ध्यान में रखना है, यानी कि 90 यदि बुद्धि लब्धि आती है किसी बालक की तो किसमें आ जाएगा, सामान्य या औसत। और 90 से जस्ट उसका बढ़ जाता है 110 से 119, तो किसमें आ जाएगा, तीव्र श्रेष्ठ। और 119 यानी 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ या अति तीव्र, वेरी सुपीरियर। आप यदि इसके इंग्लिश नाम याद रखेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि इंग्लिश नेम सभी के सिंगल है और वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल हो गया हमारा औसत, फिर सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर, और फिर अंतिम में जो प्रतिभाशाली बालक है वो जीनियस। यानी कि ऊपर के आपको याद रखने हैं 1 2 3, और उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि कौन सी मानी गई है, 80 से 89। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है 80 से 89 तक। फिर इससे नीचे चलेंगे 70 से 69 तक कितनी है, क्षीण बुद्धि या सीमांत मंद बुद्धि, फीबल। और 50 से 70 मंद बुद्धि बोल दो, मूड बोल दो, निर्बल बोल दो या फिर मोरन। फिर 20 से 50 मूर्खहीन बुद्धि वाला। और यदि 20 से कम है तो वो तो आपके लिए वैसे आसान हो गया, जड़। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न में देखते हैं, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, कितनी है, 5 वर्ष है मानसिक आयु, और उसकी काल क्रमिक आयु यानी कि उसकी वास्तविक आयु काल के अनुसार, कहीं कहीं शब्द घुमाने के लिए दे देते हैं, तो वास्तविक आयु कितनी है 4 वर्ष, तो बच्चे की IQ क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, मानसिक आयु यानी कि MA, और नीचे वास्तविक आयु, इससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है। मानसिक आयु कितनी दे रखी है सवाल में, 5 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है 4 वर्ष, और इंटू करना है आपको 100 से, तो कितना आ जाएगा अपना 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 125। और आप कमेंट करके बताइए कि 125 बुद्धि लब्धि वाला बालक किसके अंतर्गत आएगा, जिस सारणी को हमने अभी देखा है उसको, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार के पैटर्न पर जरूर आएगा आपके एग्जाम में। अब बात करें निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। सबसे पहले हम बात करें अभिप्रेरण या फिर अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के। सबसे पहला होता है जन्मजात प्रेरक, जो जन्म से संबंधित होता है, जैसे हो गया हमारा भूख हो गई, प्यास हो गई, भय हो गई, जो हमें जन्मजात ही हमें प्राप्त होते हैं।
इन्हें हमें अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा हमारा अर्जित अभिप्रेरक, जो क्या है कि हम समाज से व्यक्तिगत या फिर अर्जित करते हैं, वो हो जाएगा अर्जित अभिप्रेरक। और इससे संबंधित कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले ये अर्जित अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत। सामाजिक में क्या हो जाएगा, जैसे समूह में रहना हो गया, संचय हो गई, प्रेम हो गई, युवित्सा हो गई, ये सारे अभिप्रेरक किससे संबंधित है, समाज से। और व्यक्तिगत अभिप्रेरक में क्या हो गया, अभिवृत्ति हो गई, विश्वास हो गया, रुचि हो गई, महत्वाकांक्षा का स्तर हो गया, लक्ष्य हो गए, आदत हो गई। क्या हो गई, आदत, जो कि हमारा प्रश्न में भी पूछा गया था, निम्न में से जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो कौन सा, आदत। व्यक्तिगत में कौन सा हो जाएगा, जो व्यक्ति विशेष से संबंधित है, अपने आप से संबंधित है, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत अभिप्रेरण। अब हम यहाँ पे प्रश्न में देखते हैं कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो यहाँ पर भूख हो गई, प्यास हो गई और नींद हो गई, ये तीनों हमारे जन्म से ही हमें प्राप्त हैं, तो ये जन्मजात है। लेकिन आदत हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, तो ये क्या है, अर्जित अभिप्रेरक। और अर्जित में भी कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत। तो ये किसमें आएगा, व्यक्तिगत, क्योंकि आदत, अभिवृत्ति, लक्ष्य, ये महत्वाकांक्षा, ये सब क्या है, व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट बात करें, सभी प्राणियां अपने प्रजाति गुणों के अनुरूप ही विकास होते हैं, इस कथन में विकास के कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो प्रजाति होती है वह अपने सम्मान अनुरूप गुणों में ही विकसित होती है, किसमें होता है, ये इसमें सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। और परस्पर संबंध का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि बालक की जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास आपस में क्या होता है, संबंध रखता है, तो वह क्या हो जाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। और सतत विकास का सिद्धांत, यानी विकास रुकता नहीं है, निरंतर एक क्रम में चलता रहता है, वह कहलाता है सतत विकास सिद्धांत। और सामान्य से विशिष्ट, यानी कि बालक यदि सामान्य क्रियाएं पहले करना सीखता है, जैसे वो हाथ चलाना हो गया, चलना हो गया धीरे धीरे, फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जैसे किसी पहले हाथ चलाना सीखा, उसके बाद किसी वस्तु को पकड़ना, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत से संबंधित उसका क्या होता है, विकास होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी, ये 2015 का क्वेश्चन है, और यह परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो। आपके एग्जाम में मान के चलिए दो परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सी सेवा ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो सबसे पहले ई नागरिक, ई औषधि और ई परिवहन, ये तीनों जो है इस अपने शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इनकी वेबसाइट को भी हम देख लेते हैं किस प्रकार की दिखती है, ताकि आपको ध्यान में रहे। ये हो गई हमारी ई नागरिक सेवा, और ई नागरिक सेवा का संबंध किससे है, राजस्थान सरकार यानी शासन से संबंधित है, जिसमें ये इस प्रकार के परिपत्र हो गए, सूचना का अधिकार, इससे संबंधित ये पूरी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट हमने देखी थी ई औषधि, और ई औषधि में हम ये देख सकते हैं सारी पासवर्ड पूरा लॉगिन कर सकते हैं इस, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई शासन से संबंधित व्यवस्था है। फिर देखी थी हमने ई परिवहन, और ई परिवहन में किस प्रकार की है, इसमें ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह ये बना सकते हैं। तो ये तीनों संबंधित किससे हो गई, हमारी शासन से संबंधित। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सूचना प्रौद्योगिकी में जितना निजता का अर्थ है, किसी व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों की सूचना रखना, अधिकृत व्यक्ति का ही डाटा उपयोग का अधिकार, यानी कि आपकी निजता क्या है, आपने जो डाटा सेटअप कर रखा है वह उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उस व्यक्ति से संबंधित है, यानी अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा का उपयोग का अधिकार है। ये किससे संबंधित है, निजता, किसी व्यक्ति की निजता, पर्सनल लाइफ या फिर पर्सनल डाटा से संबंधित जो भी सूचना है वही उपयोग कर सकता है, ये उसका क्या कहलाता है, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन आगे देखेंगे। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के साथ व्यापारिक लेन देन करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। अभी वर्तमान में बहुत ही फ्रॉड हो रहे हैं, और नेट बैंकिंग से संबंधित आजकल OTP डायरेक्टली ही कैचअप कर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, यानी कि आप उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आप भी सतर्क रहिए किस प्रकार ऑनलाइन लेन देन करना है। तो ये किससे संबंधित है, किसी भी चीज के बारे में यदि आप पेमेंट करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है, अधिप्रमाणन कहलाता है। सूचना तकनीकी के आपके 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, तो आपको सूचना तकनीकी यानी कि आपके एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज रखती है, तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेखक द्वारा किसी दूसरी भाषा, विचार, उपाय, शैली का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना क्या कहलाता है। यदि आप किसी भी लेखक की लिखी हुई किताब और वापस लिख देते हैं, यानी कि
हाल ही में अभी अपनी एक मूवी आई थी, आपने देखी हो तो, दृश्यम 2, और उस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो पूरा का पूरा एक लेखक द्वारा लिखी गई किताब पर ही आधारित था, और उस किताब पर ही पूरा क्लाइमैक्स निश्चित तौर से निर्भय किया था, और बहुत ही शानदार मूवी थी। तो यहाँ पर कोई मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन एक नॉर्मली बात कर रहे हैं। लेखक द्वारा जो साहित्य चोरी की जाती है किसी दूसरे लेखक की, तो वो कहलाती है साहित्यिक चोरी। आप तो एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिए कौन सी कहलाती है, साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट बात करें ई कॉमर्स से उत्पादन को क्या लाभ होता है। न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ व्यापार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करना। ई कॉमर्स से कंपनी में ब्रांड छवि में सुधार होता, व्यवसाय प्रक्रिया को सरल बनाना और उपयुक्त सभी, यानी कि ई कॉमर्स क्या, ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वह भी आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है। इससे पहले आप एक बार वेबसाइट पे जाकर लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिससे आपके प्रगति का भी आपको ध्यान में रहे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और वह तैयारी कितना स्कोर आपको दिला सकती है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।